everyone, welcome to Jivant classes. This is Shivangi Jaiswal welcoming you to all in the new series that is endocrine system और endocrinology. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ नई सीरीज जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. आई हैव ऑलरेडी told you that I will discuss about endocrine system in detail. We will see the whole endocrine system because this is a very most important chapter if we are considering any type of competitive exams. ठीक है, तो हम बात करते हैं. सबसे पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं. ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स बेसिकली होते हैं some sort of cell, some types of cell na, some they make a particular system, they make a particular tissue and all of these cells will secrete some sort of chemical. ठीक है, कुछ तरह का केमिकल सिक्रीट करेंगे और ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं, ये हार्मोन्स कहलाते हैं. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ग्लैंड्स वो सेल्स होते हैं या ग्लैंड्स वो टिश्यू होते हैं जो कोई सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको हम ग्लैंड्स कह सकते हैं. ठीक है, ग्लैंड कहते हैं. अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये कई तरीके के होते हैं. फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट कैटेगरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे. एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बेसिकली कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड. डक्टलेस ग्लैंड्स. डक्टलेस ग्लैंड इसलिए कहते हैं, ये भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं. सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं. हार्मोन एक लो मॉलिक्यूलर वेट का केमिकल सब्सटेंस होता है जो दूसरे टारगेट सेल पर जाकर उससे कुछ काम करवाता है, उससे कुछ सिक्रीशन कराता है, उससे कुछ प्रोटीन बनवाता है, या जो भी उसको काम कहा जाएगा, जो भी उसका काम होगा वो करवाने का काम करता है. तो एक तरह से स्टिमुलेशन का काम करता है हार्मोन. तो अभी हम हार्मोन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हार्मोन क्या होता है. मॉडर्न जो डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वो हार्मोन्स की क्या डेफिनेशन दी गई है. ठीक है, तो हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की. तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि डक्ट का मतलब होता है ट्यूब. ठीक है, बेसिकली हम वेसल की बात करें, ट्यूब की बात करें तो हम इसको डक्ट कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी फ्लूइड को फ्लो करा सके, जिसके थ्रू कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर सके. मान लीजिए ये फ्लूइड है तो इस डक्ट के थ्रू ये लिक्विड, ये फ्लूइड जो है वो फ्लो कर सके. ठीक, तो अगर हम बात करते हैं डक्टलेस ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं. यानी कि मान लीजिए ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है. ठीक है, तो इसके जो सिक्रीशन होंगे ये किसी दूसरे टारगेट सेल पर जाएंगे. ठीक है, तो ये टारगेट सेल तक कैसे पहुंचेंगे. टारगेट सेल तक ये पहुंचेंगे ब्लड के थ्रू. ठीक है, ब्लड के थ्रू. और ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा है. तो लेकिन ये ब्लड कैपिलरीज हर जगह तो है नहीं कि मतलब एग्जैक्टली सेल तक पहुँचे हैं. तो ये क्या करेंगे, ये मतलब इनके पास कोई ट्यूब नहीं होगा. ठीक है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा उसमें अपना सिक्रीशन, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होगा उसमें अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे और फिर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इनका जो सिक्रीशन होगा वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चल जाएगा. अब बात ये है कि इनके पास कोई डक्ट नहीं होती. ठीक है, यानी कि ये जो है ये डायरेक्टली ब्लड में अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, डायरेक्टली यहाँ सिक्रीट करते हैं. इनके पास कोई ट्यूब नहीं है कि जो ब्लड वेसल से जाके कनेक्टेड है. इस तरह की कोई ट्यूब नहीं होती. ठीक है, तो इस तरह की कोई ट्यूब इनके पास नहीं होती. ठीक है, जो डायरेक्ट अपना जो सिक्रीशन है, यानी कि ये जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स को ये डायरेक्टली कहाँ, ब्लड वेसल्स में यानी ब्लड में सिक्रीट करते हैं. इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं. अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर सकते हैं, जैसे थायराइड, जैसे पिट्यूटरी, जैसे कि पैंक्रियाज नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और हम क्या लिख सकते हैं, और एड्रिनल. ठीक है, पीनियल. So these are the
एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, इनके पास कोई ट्यूब कोई नहीं होती जो कि इनके सिक्रीशन को ब्लड वेसल्स तक यानी ब्लड तक पहुंचाए, इनके पास ऐसी कोई ट्यूब नहीं होती। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है सेकेंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो जस्ट अपोजिट टू एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे हम कह सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं दैट दे हैव, या फिर हम कह सकते हैं डक्ट, हैविंग डक्ट, ठीक है, दीज ग्लैंड्स हैविंग डक्ट, ठीक है। सो ये डक्टलेस नहीं होते, दीज ग्लैंड्स हैविंग डक्ट्स, एंड ये जो डक्ट्स होते हैं ये पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में, यानी कि ये मान लीजिए कि ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये आपका कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक, और ये आपका टारगेट सेल है, ठीक है, टारगेट सेल है। तो कैसे जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। लेकिन ब्लड में इनके सिक्रीशन कैसे जाएंगे, ब्लड में इनके सिक्रीशन जाने के लिए इनके पास डक्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये डक्ट होगी, और इस डक्ट के थ्रू ये अपने सिक्रीशन को ब्लड में रिलीज़ करेंगे, ब्लड में रिलीज़ करेंगे। फिर ब्लड वेसल्स इस सिक्रीशन को टारगेट सेल तक लेकर जाएंगी। तो इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। और लीवर की बात कर लें तो लीवर भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, आई थिंक सो, हाँ, स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, आई थिंक सो, हाँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड जो है वो है हमारा मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, या हम इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, हेट्रोक्राइन, ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनके पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, सम सेल्स secrete their secretion some cells secrete their secretion through duct, ठीक है, कुछ तो भाई डक्ट के थ्रू करेंगे, एंड सम विदाउट डक्ट, कुछ ऐसे होंगे जो बिना डक्ट के अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करेंगे। तो कुछ ऐसे होंगे जो डक्ट के थ्रू सिक्रीट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिना डक्ट के सिक्रीट करेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैंक्रियाज, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैंक्रियाज, ठीक है। इसके अलावा हमारे ओवरीज और टेस्टिस भी होते हैं, ठीक है, बट पैंक्रियाज सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि पैंक्रियाज जो होता है वो एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन, यानी कि जो सेल्स जो हैं वो विदाउट डक्ट सिक्रीट कर रहे हैं अपना सिक्रीशन, ठीक है, जो सेल्स विदाउट डक्ट सिक्रीट कर रहे हैं वो तो एंडोक्राइन नेचर के हो गए, ठीक है, एंडोक्राइन नेचर के हो गए, क्योंकि एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से डक्ट के थ्रू उसका सिक्रीशन यानी हार्मोन्स रिलीज नहीं करते, दे आर सिक्रीटिंग देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इन दी ब्लड वेसल, डायरेक्टली इन दी ब्लड, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट, दे ऑल्सो सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन ब्लड बट थ्रू डक्ट, क्या यूज़ करते हैं, डक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक्सोक्राइन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो पैंक्रियाज की अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पैंक्रियाज की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं पैंक्रियाज की बात करूँ तो पैंक्रियाज में जो अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, और भी सेल्स होते हैं, तो दे आर एंडोक्राइन इन नेचर, ठीक है, एंडोक्राइन इन फंक्शन बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं एंडोक्राइन की तरह, यानी कि ये डक्टलेस होते हैं, डक्ट के थ्रू इनका सिक्रेशन नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें एसिनल सेल्स की, ठीक है, एसिनल सेल्स जो होते हैं पैंक्रियाज में,
ये अपने यानी पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। क्या सिक्रीट करते हैं? पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं ये क्या होते हैं? ये एक्सोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन इन नेचर, एक्सोक्राइन होते हैं नेचर में। अगर एक्सोक्राइन होते हैं फंक्शन में, इनका नेचर कैसा होता है? एक्सोक्राइन होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये एक्सोक्राइन है और ये एंडोक्राइन है, ठीक है। चलिए, अब अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम इज रेगुलेटरी सिस्टम, यानी कि ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं फंक्शन को ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि इनमें डक्ट नहीं होते, ठीक है, कोई ट्यूब नहीं होती, कोई कनेक्शन नहीं होता। दैट सिक्रीट केमिकल मैसेंजर्स, हॉर्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक जगह से लेते हैं और दूसरी जगह पर उस मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, so that they can stimulate the particular cell, they can stimulate the particular protein or whatever chemical, and the cell will perform another function by stimulating by getting the stimulation from this hormone, ठीक है। इस हार्मोन से स्टिमुलेशन को लेकर वो सेल अगला फंक्शन, अगला स्टेप परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, ये क्या होते हैं? रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स के, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? केमिकल मैसेंजर। यहाँ केमिकल मैसेंजर्स को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन। दैट सर्कुलेट विद इन द बॉडी विया द ब्लड स्ट्रीम टू अफेक्ट डिस्टेंट ऑर्गन। डिस्टेंट यानी कि दूर के ऑर्गन, यानी कि सेम जगह पे नहीं, सेम प्लेस पर नहीं, सेम प्लेस पर नहीं, ठीक है। ये क्या होंगे? डिस्टेंस, यानी कि इनका टारगेट सेल कहीं और होगा, वहां जाके ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। अब बात ये आएगी कि क्या ये अभी तो ये रास्ते में जाएंगे तो बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, तो ये तो किसी भी सेल से अटैच हो सकते हैं, किसी भी सेल पे इफेक्ट दिखा सकते हैं। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईच सेल हैविंग सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ठीक है, उनके सरफेस पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। सरफेस प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो सरफेस प्रोटीन होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। दीज आर स्पेसिफिक टू फॉर डिफरेंट हार्मोन। जैसे मान लो यहाँ पर एक ये भी हार्मोन है, ठीक है, और यहाँ एक और दूसरा हार्मोन है, लेकिन ये वाला जो सेल है इस पे जो प्रोटीन है ये स्पेसिफिक है पिंक वाले हार्मोन के लिए, तो ये सिर्फ इसी को अटैच करेगा। बगल में दूसरा सेल मान लो है, ठीक है, इसके पास भी कुछ प्रोटीन्स हैं, इसके पास भी कुछ प्रोटीन्स हैं, तो ये वाला जो हार्मोन है ये इससे जाकर नहीं अटैच होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये वाइट वाला प्रोटीन नहीं है, और ये सिर्फ वाइट वाले प्रोटीन से ही अटैच हो सकता है, उसके साथ ही रिएक्शन कर सकता है, उसके साथ ही फर्दर प्रोसेसिंग कर सकता है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से ये जो केमिकल्स होते हैं जो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, लेकिन सभी सेल से इंटरेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिसिटी। ये स्पेसिफिसिटी जो होती है वो सरफेस प्रोटीन होती है, यानी कि सेल, टारगेट सेल के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है, ठीक। डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने अभी बताया कि जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन्स की, तो देखिए एग्जैक्टली जो मॉडर्न साइंटिफिक डेफिनेशन है वो यही कहती है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले केमिकल्स होते हैं। दीज केमिकल्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले केमिकल्स नहीं होते। ये केमिकली हेट्रोजीनस होते हैं, ठीक है, केमिकली हेट्रोजीनस होते हैं, होमोजीनस नहीं होते, यानी कि प्रोटीन ही नहीं होते, एक ही चीज़ से नहीं बने हैं, कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि ये को किसी भी तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम नहीं करते, किसी भी तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम नहीं करते, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर काम को कराते हैं, ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते बॉडी में। विच प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, यानी कि बहुत ही लिटल अमाउंट में, ठीक है, लिटल अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और एक्ट एज इंटरसेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल, यानी कि
इंटरसेल्यूलर यानी सेल टू सेल सिग्नल मॉलिक्यूल सिग्नल की तरह काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दूसरे से तीसरे, यानी सेल टू सेल भी इनका काम होता है। यानी कि ये यहाँ से सिक्रीट हुए और यहाँ जाके ये दूसरे सेल को स्टिमुलेट किए, तो इसने कुछ काम किया, फिर इसने जो काम किया वो दूसरे सेल को स्टिमुलेट करेगा, फिर इसने जो काम किया ये तीसरे सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरह से कनेक्शन भी होता है। तो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होती है, सेल के अंदर जो होती है वो सिग्नलिंग होती है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच भी कनेक्शन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टिमुलेशन। इसका जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि दूसरी जगह जाके स्टिमुलेट करेगा, फिर वो कुछ सिक्रीट करेगा, फिर वो कुछ आगे सिक्रीट करेगा, कुछ आगे बनाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस प्रोसीड जो होगा, काम जो होगा वो प्रोसीड होता रहेगा। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले केमिकल्स होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते, विच प्रोड्यूस इन वेरी लो अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं और एक्ट करते हैं एज अ इंटरसेल्युलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स। इवन दो द ब्लड डिस्ट्रीब्यूट्स हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी, ओनली स्पेसिफिक टारगेट सेल, मैंने अभी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट सेल से को ही रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके प्लाज्मा पर स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, टू विच दे कैन बाइंड ना, टू विच दे कैन ओनली बाइंड टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन। ठीक है, और जब वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन से बाइंड होंगे, स्पेसिफिक सेल के पास प्रोटीन होती है, आपको ये बात पता होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, जब वो बाइंड कर लेता है देन वो पर्टिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है और उसकी केमिकल प्रोसेसिंग प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, सो दे कैन ओनली स्पेसिफिक टारगेट सेल कैन रिस्पॉन्ड टू ईच हार्मोन because only target cell have receptor for binding with their particular hormone। तो उनके पास ही सिर्फ रिसेप्टर होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जो उस हार्मोन के साथ बाइंड कर सके। तो जब हम आगे पढ़ेंगे अभी हार्मोन्स को डिटेल में, तो हमें पता चलेगा कि हर हार्मोन जो होता है वो अलग अलग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, डिफरेंट फंक्शंस कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स को हम टेम्पो ऑफ लाइफ कहते हैं। टेम्पो ऑफ लाइफ मतलब ये क्या कराता है, लाइफ में टेम्पो बना के रखता है, यानी कि मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट बना के रखा रहता है। ठीक है, हमारी जो लाइफ होती है वो हमेशा मोशन में, सॉरी मूवमेंट नहीं कहेंगे, मोशन कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ में जो है वो मोशन बना कर रखता है। हमारी लाइफ में मोशन कैसे बना रहता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कराता है, सारे फंक्शंस को कराता है, यानी कि सारे फंक्शंस को कराने का काम करता है। अगर ये हार्मोन सिक्रीट होगा तो ये दूसरे काम को कराएगा। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं सेल को सो दैट सेल्स विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं हार्मोन्स को, ये याद रखने वाली बात है। अब बात करते हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, इज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एंडोक्राइनोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम की जो स्टडी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। और एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर हैं वो किसको मानते हैं, थॉमस एडिसन को मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों मानते हैं, क्योंकि थॉमस एडिसन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम एड्रीनल ग्लैंड को, अब एड्रीनल ग्लैंड आप पढ़ोगे तो उसमें आपको एक कॉर्टेक्स वाला रीजन पता चलेगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन को क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, रिमूव कर दिया। इन्होंने देखा कि अगर हम रिमूव कर देंगे एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन को, अगर हम रिमूव कर देंगे तो पर्सन में एक डिजीज़ हो जाएगी और इस डिजीज़ का नाम इनके नाम पर ही पढ़ा, जिसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़। ठीक है, एडिसन्स डिजीज़, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं।
अब बात करते हैं सम हार्मोन्स आल्सो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह वर्क करते हैं। आपको पता है कि न्यूरॉन के एंड से कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो अगले डेंड्राइट से कनेक्ट होते हैं, देन इस तरह से जो न्यूरल ट्रांसमिशन यानी कि न्यूरॉन्स का एक दूसरे से कनेक्शन बना रहता है यूजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह भी वर्क करते हैं, यानी दे एक्ट लाइक हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर टू। सो ये क्या होते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन एक होते हैं। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये जो होते हैं ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह भी वर्क करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी वर्क करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं द स्टडी ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो जो स्टडी होती है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अगर आप देखिए तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम वर्क करते हैं। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट टिश्यू को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं। तो ये काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। और दूसरा कौन सा सिस्टम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम करता है। ये दोनों मिलजुल कर दे बोथ सिस्टम्स इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड कंट्रोल आवर होल बॉडी। ठीक है, कंट्रोल आवर बॉडी। ठीक है, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं विद कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। तो इन दोनों को, जब भी आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे तो नर्वस सिस्टम डेफिनेटली आएगा अगर आप डिटेल स्टडी करोगे तो। इसलिए इनकी स्टडी को हम, ये जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब बात करते हैं जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था वो था सिक्रेटिन, और इसको कौन डिस्कवर किया था, ऑन्स स्टार्लिंग एंड विलियम बेलिस ने 1902 में सबसे पहले फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया था उसका नाम था सिक्रेटिन। अब इसकी भी एक स्टोरी है, ठीक है, तो बेसिकली जान लेते हैं कि क्या होता है सिक्रेटिन, कहाँ से सिक्रीट होता है, ये जान लेते हैं। स्टोरी तो अलग बात है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं। तो दे डिटरमाइंड दैट अ सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टिनल लाइनिंग कहाँ की, डुओडेनम की। ठीक है, इंटेस्टिनल लाइनिंग ऑफ डुओडेनम। ठीक है, डुओडेनम की जो इंटेस्टिनल लाइनिंग, अब इंटेस्टिनल लाइनिंग मतलब ये एपिथेलियल सेल्स के बनी हुई लेयर होती है, एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई लेयर होती है डुओडेनम में। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई लेयर होती है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डुओडेनम आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और सबसे पहला पार्ट क्या होता है, डुओडेनम होता है। ठीक है, डुओडेनम होता है। तो डुओडेनम के जो इंटेस्टिनल सेल्स थे इनसे कुछ सिक्रीशन इन्होंने देखा। ठीक है, इनसे कुछ सिक्रीशन, आपको ये भी पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि डुओडेनम से ही पैंक्रियास कनेक्ट होता है। ठीक है, हमारा पैंक्रियास कनेक्ट होता है। ठीक है, डुओडेनम से ही पैंक्रियास कनेक्ट होता है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डुओडेनम से कुछ सिक्रीशन होते हैं, और ये जो केमिकल सिक्रीशन है ये क्या करता है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो होकर जाता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम यहाँ बनाना ज़रूरी है। तो इन्होंने देखा कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू ये केमिकल क्या होगा, ये इधर आएगा, और जब ये पैंक्रियाज में पहुंचेगा तो ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा कि ये
अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट करें, ठीक है। तो दिस विल स्टिमुलेट, प्लस साइन का मतलब है कि स्टिमुलेट करेगा, दिस विल स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक सेल टू सिक्रीट देयर सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीट देयर सिक्रीशंस, ठीक है, देयर सिक्रीशन। तो पैंक्रियास बहुत सारे सिक्रीशन करता है। अभी मैंने बताया कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो ये क्या करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी परफॉर्म करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी, यानी बहुत सारी सिक्रीशंस करता है। तो ये जो सिक्रीशंस हैं इनको स्टिमुलेट करने का काम कौन कर रहा था, ये केमिकल कर रहा था, और इसी केमिकल का नाम है हमारा सिक्रेटिन, ठीक है, इसी केमिकल का नाम है सिक्रेटिन। तो यही हमारा हीरो है सिक्रेटिन, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, डुओडेनम की इंटेस्टिनल लाइनिंग से सिक्रीट होता है, विच आर एक्चुअली द एपिथेलियल सेल्स। और जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू जब ये पैंक्रियाज में पहुंचती हैं तो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करती हैं पैंक्रियाज के सेल्स को, सो दैट द पैंक्रियाटिक सेल विल सिक्रीट देयर सिक्रीशन। और ये क्या सिक्रीट करेंगे, पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे। और कौन से, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलिन, जिसका आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम हार्मोन्स की बात करते हैं। तो हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन को देख लेंगे, डिफरेंट टर्म्स पे हम हार्मोन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, बट हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखते हैं जो एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हार्मोन्स को क्लासीफाई करें तो हार्मोन्स को हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, लिपिड सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल, लिपिड सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। तो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स वो होते हैं जो लिपिड में सॉल्यूबल होते हैं, जो कि दे आर सॉल्यूबल इन लिपिड्स। ये क्या है, लिपिड में सॉल्यूबल होंगे, फैट का जो फैटी सब्सटेंसेस में ये क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे। अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी आती है स्टेरॉयड हार्मोन्स की, पहली कैटेगरी क्या आती है, स्टेरॉयड हार्मोन्स की। और स्टेरॉयड हार्मोन्स में अगर हम बात करें तो स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किससे डिराइव होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं, ठीक है। अब इनके अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, तो नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है थायराइड हार्मोन्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स में अगर हम बात करें तो ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं, दीज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय अटैचिंग आयोडीन टू अमीनो एसिड, ठीक है, दे आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, हम इनके फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्चुअली ये फॉर्म होते हैं। when we will discuss about thyroid gland, there we will see how the thyroid hormones will form, how they synthesize, ठीक है। तो इनका सिंथेसिस कैसे होता है, they are synthesized by attaching iodine to the एमिनो एसिड, ठीक है। कैसे बनते हैं, एमिनो एसिड में अगर हम आयोडीन को अटैच कर दें, लेकिन कौन सा एमिनो एसिड किस में अटैच करें, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन। तो अगर हम टायरोसिन अमीनो एसिड में आयोडीन को अटैच कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, थायराइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा। और हमें पता है थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से हैं, T3 और T4, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दीज हार्मोन्स आर सॉल्यूबल इन लिपिड, सो दे आर कॉल्ड द लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स। नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स की। वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स बेसिक सी बात है, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। भाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल है। अगर वाटर सॉल्यूबल हार्मोन की बात करें तो इनमें कई सारी कैटेगरी आ जाती है। फर्स्ट कैटेगरी आएगी आपकी एमीन हार्मोन्स की। फर्स्ट कैटेगरी किसकी आएगी, एमीन हार्मोन्स की। ये एमीन हार्मोन्स क्या होते हैं, देखिए एमीन हार्मोन्स जो होते हैं, वेट आई हैव टू चेंज द कलर, ओके।
तो एमीन हार्मोन्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं? दे आर सिंथेसाइज्ड, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? दे आर सिंथेसाइज्ड बाय टू थिंग्स, दो तरीके से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं. फर्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन से सिंथेसाइज हो जाएंगे. लेकिन किसके किसके डीकार्बोक्सिलेशन से ये बनेंगे? दे आर सिंथेसाइज बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन से ये सिंथेसाइज होते हैं. या फिर क्या हो सकते हैं? या फिर ये सिंथेसाइज्ड बाय एनी अदर मॉडिफिकेशन, एनी अदर मॉडिफिकेशन, कोई भी दूसरी, जरूरी नहीं कि डीकार्बोक्सिलेशन ही एक प्रोसेस है एमिनो एसिड में होगा तभी एमीन हार्मोन्स बनेंगे. दे कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय एनी मॉडिफिकेशन इन एमिनो एसिड. एमिनो एसिड में अगर हम कोई और भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उससे भी हमारे पास हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे एंड दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एमीन हार्मोन्स. इसको हम क्या बोलेंगे? एमीन हार्मोन्स बोलेंगे. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एमीन हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एमीन हार्मोन्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है. तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये किस एमिनो एसिड में मॉडिफाई करने से बन जाएंगे? दे आर synthesized by modifying एमिनो एसिड टायरोसिन, ठीक है. टायरोसिन जो एमिनो एसिड है, अगर इसमें मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन मिल जाएगा. और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हिस्टामिन की एग्जाम्पल देखते हैं. हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन भी एक अच्छा एग्जाम्पल है. तो हिस्टामिन कैसे मिलता है? मॉडिफाइंग हिस्टेडिन. कौन सा एमिनो एसिड? हिस्टेडिन, ठीक है. तो हिस्टेडिन जो होता है, हिस्टेडिन में अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें हिस्टामिन मिल जाएगा. हमें क्या मिल जाएगा? हमें हिस्टामिन मिल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर हिस्टामिन और यहाँ टायरोसिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो हमारे पास यहाँ 3 एग्जाम्पल्स हो गए वाटर सॉल्यूबल यानी एमीन हार्मोन की. अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे. सेकेंड कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स की, या फिर हम एक और भी नाम इसमें ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स. पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है. पेप्टाइड हार्मोन्स हम किसको कहेंगे? आपको पता है कि पेप्टाइड का फॉर्मेशन या प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? दे आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है. तो ये क्या होते हैं? ये एमिनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है. पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, ठीक है. ये आपको पता है. तो अगर मैं देखती हूँ इनके बारे में डिस्कस करते हैं. अगर मैं पेप्टाइड हार्मोन की बात करूँ तो पेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन में क्या डिफरेंस हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है एमिनो एसिड्स के नंबर का. अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो चेन होती है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ 3 to 49 एमिनो एसिड्स. यानी यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स के चेन होते हैं वो कितने होते हैं? 3 to 49 होते हैं, ठीक है. लेकिन हम प्रोटीन की बात करें तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. या ये कह सकते हैं कि ये इन कंपैरिजन टू पेप्टाइड हार्मोन और एमीन हार्मोन्स दे आर लार्जर मॉलिक्यूल्स. दे आर मे बी
हैव लार्जर मॉलिक्यूलर वेट इन कंपैरिजन टू पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें कम से कम 50 to 200 एमिनो एसिड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, 50 से 200 के लगभग एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल्स लिखना है पेप्टाइड हार्मोन की, तो पेप्टाइड हार्मोन की बात करें तो पेप्टाइड हार्मोन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ADH। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर का क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। जब किडनी में हम लूप ऑफ हेनरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पर ADH बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। और अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें प्रोटीन हार्मोन में, तो प्रोटीन हार्मोन में हम किसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं? प्रोटीन हार्मोन में हमारा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोटीन हार्मोन का। और हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GH शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन जो होते हैं वो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। 3 चेन्स होते हैं इसमें, A, B और C, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, जब आप पढ़ोगे ह्यूमुलिन, ठीक है, तो वहाँ पर आप इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। अब हम इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देख लेते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जिससे क्या होता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कनेक्टेड होता है। तो एंडोक्राइन के जो सिक्रीशन होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, सो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड कैन सिक्रीट देयर सिक्रीशन, ठीक है, ये अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करे। अगर हाइपोथैलेमस नहीं अपने हार्मोन्स यहाँ भेजेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई सिक्रीशन नहीं होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये जस्ट हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। ये भी ब्रेन में होता है, ठीक है, ये भी हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये पीनियल ग्लैंड है, तो पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जिसपे फोर स्मॉल डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे हार्ट के ऊपर से कुछ इस तरीके से लगा होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये थाइमस ग्लैंड है, ये क्या करता है, ये T सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पैंक्रियास को आप बहुत अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है हमारे दोनों किडनी के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किडनी के ऊपर होता है, इट इज़ सुपीरियर टू किडनी, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। तो हम सभी ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरीज। फीमेल्स में हमें ओवरी देखने को मिलती है, और टेस्टिकल यानी टेस्टिस जो हमको मेल में देखने को मिलते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है, वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इनसे भी कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि उस समय जो मदर होती है वो एक और भी नए ऑफ स्प्रिंग को कैरी करती है, जो डेवलपिंग चाइल्ड होता है, जो या फिर हम कह सकते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, उसको डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स और हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्लेसेंटा भी कुछ टाइम के लिए,
कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ओनली। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगर हार्मोन्स की, तो कुछ और भी हार्मोन्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर सर्कुलेटरी और एंडोक्राइन हार्मोन्स, तो अभी मैंने बताया एंडोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स आर सच हार्मोन्स, ठीक है, which are secreted in bloodstream, which are secreted in bloodstream and work on distant target cells। ठीक है, डिस्टेंट टारगेट सेल्स। तो ये क्या करेंगे, ये हार्मोन्स होंगे, ठीक है, ब्लड में सिक्रीट होंगे विदाउट डक्ट, और कहाँ यूज करेंगे, कहीं दूसरी जगह जाके, थोड़ा दूर जाके इनका टारगेट सेल जो होगा वो सिक्रीशन वाली जगह से थोड़ा दूर होगा, वहाँ जाके ये अपना काम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इनका जो टारगेट सेल होगा वो यहाँ कहीं बड़ा दूर, इनसे थोड़ा दूर ही होगा। ठीक है, टारगेट सेल जो होगा इनसे थोड़ा दूर होगा, इनके आसपास नहीं मिलेगा, इनका टारगेट सेल दूर होगा। ठीक है, और इस टारगेट सेल पे क्या होगा, रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, रिसेप्टर्स होंगे। अब यहाँ पर ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, ब्लड फ्लो होगा। ठीक, तो ये जो भी अपना सिक्रीशन यहाँ सिक्रीट करेंगे ब्लड में, वो ब्लड के थ्रू जाएगा और इनके टारगेट सेल के पास पहुँचेगा। तो यहाँ जाके फिर ये अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी स्टिमुलेट करेंगे, एंड देन न्यू केमिकल एंड फर्दर प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो टारगेट सेल जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंट होगा, थोड़ा दूर होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन की, विच इज कॉल्ड लोकल और टिश्यू हार्मोन, या इसको हम ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोकॉइड्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोकॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, इनका जो टारगेट सेल होगा ये यहाँ इतनी दूर नहीं होगा, इनका टारगेट सेल यहीं कहीं आसपास होगा। ठीक है, यहीं कहीं आसपास होगा, इस तरीके से होगा। तो अभी हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर कोई सेल है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हार्मोन सिक्रीटिंग सेल। ठीक है, हार्मोन सिक्रीटिंग सेल है ये कोई। ठीक है, और इससे कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, इससे कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो इसका जो टारगेट सेल होगा वो इसके आसपास ही होगा, इसके आसपास ही ऐसे अरेंज होगा। तो आसानी से इसके टारगेट सेल पर ये हार्मोन क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा। आसानी से इसके टारगेट सेल पर जो होगा हार्मोन इफेक्ट कर देगा। ठीक है, आसानी से इसके टारगेट सेल पर ये हार्मोन इफेक्ट कर देगा, यानी कि इनके जो टारगेट सेल होते हैं वो आसपास ही होते हैं। तो अगर हम लोकल हार्मोन की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है पैराक्राइन। ठीक है, पैराक्राइन। और दूसरी कैटेगरी होती है ऑटोक्राइन। ठीक है, तो पहले हम पैराक्राइन को डिस्कस करेंगे। देखो, पहले मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ। मान लो ये कोई सेल है। ठीक है, आपको पता है हार्मोन्स का सिक्रीशन कैसे होता है, वेसल्स फॉर्म होते हैं, एंड देन ये वेसल्स जाकर फ्यूज हो जाते हैं मेम्ब्रेन से, एंड देन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो कुछ इस तरीके से ये हार्मोन सिक्रीट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हार्मोन सिक्रीट करेंगे, और इनका जो टारगेट सेल होगा, वो यहीं आसपास कहीं होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। लाइक इन केस ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स, इस तरीके से बहुत दूर इनका टारगेट सेल नहीं होगा,
और इस टारगेट सेल पे क्या होगा, इस टारगेट सेल पर रिसेप्टर्स होंगे। क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टारगेट सेल। ठीक है, ये हो गया टारगेट सेल, और ये क्या हो गया, ये हमारा पैराक्राइन सेल हो गया। ठीक है, ये क्या है, पैराक्राइन सेल है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ इसका भी न्यूक्लियस बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो पैराक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन होगा, ये पर्टिकुलर जाकर टारगेट सेल जो होगा आसपास होगा, और फिर इसके रिसेप्टर इस हार्मोन को रिसीव कर लेंगे और हार्मोन रिसेप्टर कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट दीज टारगेट सेल आर एक्चुअली द नेबरिंग सेल, दे आर एक्चुअली द नेबरिंग सेल। ये आसपास ही होंगे, पड़ोसी ही होंगे, बहुत दूर इनका टारगेट सेल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं द हार्मोन acts locally by diffusing from its source to target cells in the neighborhood और नेबरिंग सेल। तो क्या डेफिनेशन हुआ, द हार्मोन एक्ट्स लोकली, ऐसे हार्मोन जो लोकली एक्ट करते हैं पास में ही, जैसे पड़ोसी, जैसे लोकल कहते हैं ना, हम लोकल ही हैं। अभी आपको अपने ही मोहल्ले में या अपने ही सिटी में हैं तो आप बोलेंगे हम लोकली प्रेजेंट हैं, वी आर प्रेजेंट हियर। अगर आप बोलते हो तो बोलते हो कि हम आउट ऑफ स्टेशन है, अभी लोकल हम प्रेजेंट नहीं है, मतलब उस एरिया में हम प्रेजेंट नहीं है, आसपास प्रेजेंट नहीं है। तो वैसे ये हार्मोन्स जो होते हैं वो लोकल एरिया यानी नेबर एरिया में डिफ्यूज हो जाते हैं, सेल्स से डिफ्यूज होते हैं, देन आसपास ही इनका टारगेट सेल होता है, आसपास ही इनका जो टारगेट सेल या सोर्स सेल होता है, जहाँ सोर्स सेल तो ये सेल्स हो गए, तो आसपास ही इनका टारगेट सेल होता है जिस पर ये वर्क करते हैं, तो नेबरहुड में ही ये वर्क करते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो पैराक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल एस्ट्रोजन। आप कहोगे एस्ट्रोजन तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, नहीं, एस्ट्रोजन भी पैराक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन भी। क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन सिक्रीट जब होता है ओवरीज के अंदर, जब ये ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ओवरी के अंदर जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये जब तक ओवेरियन फॉलिकल मेच्योर नहीं होता, जब तक ओवेरियन फॉलिकल मेच्योर नहीं होता तब तक ये क्या करता है, फॉलिकल्स के मेच्योरेशन में हेल्प करता है। तो भाई वहीं से रिलीज होता है और वहीं पर रिलीज होता है और वहीं के आसपास के ओवरी में ही रिलीज होता है। और ये फॉलिकल सेल्स क्या होते हैं, ओवरी के अंदर ही तो होते हैं, फॉलिक्यूलर या फॉलिकल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या फॉलिक्यूलर सेल्स जो होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स जो होते हैं कहाँ होते हैं, ओवरी के अंदर ही होते हैं। तो ये फॉलिक्यूलर सेल्स पर क्या करता है, वर्क करता है। दीज फॉलिक्यूलर सेल्स आर इनसाइड द ओवरी, तो ये पास के ही तो सेल को वर्क कर रहा है, पास में ही उसका टारगेट सेल है। तो जब तक ओवरी के जो ओवेरियन फॉलिकल्स मेच्योर नहीं होते, यानी जब तक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन नहीं होता, तब तक ये इनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेम एज टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, लेडिक सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, लेडिक सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आसपास के जो सेल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोक्राइन ग्लैंड की। ऑटोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। ऑटोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ऑटोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, हार्मोन या ऑटोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं, बेसिकली अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय सेल that acts on itself or its immediate neighbors। ठीक है, क्या ऐसे सेल्स
ऐसे हार्मोन्स जो अपने आसपास के ही, ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ बनाकर बताती हूँ। देखो मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, वही वेसल के थ्रू हार्मोन सिक्रीट होगा यहाँ से, ठीक है, वेसल्स के थ्रू हार्मोन सिक्रीट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑटोक्राइन हार्मोन ऑटोक्राइन सेल है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने कुछ हार्मोन सिक्रीट किया। ये क्या है, ये हार्मोन्स हैं ऑटोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है, ऑटोक्राइन हार्मोन्स। तो इनका जो रिसेप्टर होगा वो इसी सेल पर होगा, यानी जिससे ये सिक्रीट हो रहे हैं उसी सेल को ये इफेक्ट करेंगे, जिससे ये सिक्रीट हो रहे हैं उसी सेल को ये अफेक्ट करेंगे। और ऐसा हमें बहुत सारे सेल्स में देखने को मिलता है। जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल है साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1। तो ये कहाँ से सिक्रीट होता है, मोनोसाइट्स में सिक्रीट होता है, ठीक है। मोनोसाइट्स में क्या सिक्रीट होता है, साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट होता है। और ये क्या करता है, यहीं से सिक्रीट होता है और इसी पर जाकर एक्ट करता है। या फिर इसके जस्ट पड़ोसी वाला जो सेल होगा, इसका जो जस्ट पड़ोसी वाला सेल होगा इस पर इफेक्ट करेगा, ठीक है। या तो इसी पर इफेक्ट करेगा, या जो इसका इमीडिएट नेबर है, क्या है, इमीडिएट नेबर, या फिर खुद पर या फिर इमीडिएट नेबर पे, यानी कि या तो इसके पास इसका क्या होगा, रिसेप्टर होगा, ठीक है, या फिर इस पे जाकर एक्ट करेगा। तो ऑटोक्राइन ग्लैंड्स और पैराक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं, ऑटोक्राइन एज वेल एज पैराक्राइन हार्मोन्स, दोनों ही हार्मोन्स क्या होते हैं, लोकल हार्मोन्स होते हैं, या इनको हम टिश्यू हार्मोन्स भी बोलते हैं या ऑटोक्वाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लगभग हमारे जितने भी टिश्यूज होते हैं वो सभी सिक्रीट करते हैं एक्सेप्ट आरबीसीज। अगर हम रेड ब्लड सेल्स को छोड़ दें तो लगभग हमारी बॉडी में सभी सेल्स, सभी टिश्यूज जो होते हैं ये कुछ ना कुछ लोकल हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। सो दीज लोकल हार्मोन्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोकल हार्मोन्स से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होगा इसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की और इसका फंक्शन क्या है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो आएंगे। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, so that you will get more and more information, more and more videos, and please comment if you want that I will make another topic, so please comment in the comment section. Okay, so thank you so much for watching this video. Thank you.